हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का सारांश, जो कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो है तीनों मॉड्यूल के सारांश प्रोवाइड किए जाएं। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये पहला वीडियो। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का ये सारांश है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। तो इस मॉड्यूल में यहाँ आप देख सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो जो है आज के वीडियो में हम भाग 1 और 2 इन दो जो है भागों का सारांश लेकर आए हैं हम आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाग 1 है और इसमें 3 पॉइंट करके दिए गए हैं। पहला जो है आवश्यकता क्या है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की, इसका उद्देश्य क्या है और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण क्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है कि ये जो है हम शिक्षकों का विश्वास होता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, और इसमें बताया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के जो है अनुसार जो है 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान करने का जो लक्ष्य है, उसी क्रम में ये एक और प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिशन प्रेरणा। और ये जो है इसकी अवधारणा को बताया गया है यहाँ पर कि यह मॉड्यूल 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। ठीक है, तो ये कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में के लिए है। और जो आधारशिला मॉड्यूल है वो जो है 1 और 2 के लिए है, बेसिक ज्ञान के लिए है, गणित और विज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कक्षा 1 और 2 में, और 3 से 8 तक के लिए ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ये पॉइंट कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसकी इसलिए है क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो है ध्यानाकर्षण तकनीकों को इसको अपनाकर जो है 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इसी के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकों को अपना करके 100% जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इसको। आगे है अगला पॉइंट है इसमें ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य है उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं को समझने और सीखने में कठिनाई होती है। यानी जो अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं है उनको जो है कक्षा के स्तर के अनुसार लाया जाएगा और सीखने में मदद की जाएगी। जिन बच्चों को कोई भी सीखने में कठिनाई होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो उसको जो है दूर किया जाएगा इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के माध्यम से। तो अब इसमें यह भी बताया गया है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो जो है इसमें बताया गया है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार और कलहपूर्ण पारिवारिक जीवन, ये सभी कारण हैं जिसके कारण बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति नहीं हो पाती है। ये प्रमुख कारण हैं। तो इन सब कारणों को दूर करने का प्रयास करना भी जो है ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था भाग 1। अब है आगे भाग 2। भाग 2 में है लर्निंग आउटकम की अवधारणा के बारे में बताया गया है, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स के बारे में, और सीखने के स्तर का आकलन कैसे किया जाएगा और बच्चों का चिन्हांकन कैसे किया जाएगा, और आधारभूत शिविर यानी ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं भाग 2। यहाँ भाग 2 में जो है लर्निंग आउटकम की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है कि यह जो है बच्चों में यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में नवाचारी गतिविधियाँ ICT यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, सूचना संचार माध्यम का। और सामान्य कक्षा शिक्षण में केवल चौक और टाक यानी केवल बातें होती हैं और सैंपट पर लिख दिया जाता है। तो ये अंतर यहाँ पर दोनों को समझाया गया है। इसमें जो है सामान्य कक्षा शिक्षण में अंक आधारित परीक्षा होती है और माध्यम जो है प्रश्न पत्र होता है, और लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षा में क्या होगा, गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन किया जाएगा। और इसमें जो है परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति यानी नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय व संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, परिणाम संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर दर्शाया गया है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण और सामान्य कक्षा शिक्षण के बीच का। तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यहाँ यह बताया गया है यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। इसका अर्थ यह है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाला राहुल को यदि कक्षा में जोड़ घटाना पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है, और जब वह बाजार जाता है राहुल
सामान लाने के लिए, और यदि वह रुपयों का हिसाब सही सही रख रहा है तो इसका अर्थ है कि राहुल ने जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसे ही सीखने का प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, तो सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित होना चाहिए ये। यहाँ देखिए इसे जो है इस उदाहरण को समझाया गया है। यहाँ पर सीखने का प्रतिफल भी जो है कहते हैं सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, लर्निंग आउटकम। और आगे है अगला पॉइंट, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप। तो लर्निंग गैप क्या है, ये जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो है वास्तविक अधिगम स्तर यानी वास्तविक अधिगम स्तर क्या होता है, वर्तमान समय में बच्चे के पास कितना ज्ञान है, ये होता है हमारा वास्तविक अधिगम स्तर। और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर यानी कि कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर उसे कहते हैं कि बच्चे को वर्तमान समय में कक्षा के अनुसार कितना ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसे ही हम लर्निंग गैप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यदि कक्षा 3 के बच्चे को हिंदी पढ़ना आना चाहिए, तो कक्षा 3 का बच्चा यदि वर्डों को पहचान ही नहीं पा रहा है तो वो पढ़ना कैसे सीखेगा। ये दोनों जो है हमारा, लेकिन ये जो दोनों के बीच का जो अंतर है इसे ही हम जो है लर्निंग गैप के माध्यम से, लर्निंग गैप का नाम दिया गया है इस मॉड्यूल में। ठीक है, तो लर्निंग गैप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर यानी बच्चे के पास कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान होना चाहिए, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम लर्निंग गैप कहते हैं। तो यहाँ पर आगे है सीखने के स्तर का आकलन। तो सीखने के स्तर का आकलन हम सामान्यतः कैसे करते हैं कि बच्चे जो है परीक्षा कराते हैं हम लोग, और परीक्षा के आधार पर उनका आकलन करते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, कितना अंक प्राप्त किया। तो ये बताया गया है कि सामान्यतः इस प्रकार के मूल्यांकन में जो है बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। केवल हम यह जान पाते हैं कि बच्चे ने 70%, 80% या फिर 90% कुछ भी जो है वो अंक के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि इतना जो है हमने ज्ञान जो है बच्चे को दिया और वो जो है इतना ज्ञान रखता है, लेकिन उसमें हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते कुछ भी। यहाँ पर देखिए दिया गया है यहाँ पर कि जो है उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ड पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ पढ़ेगा कैसे, उसे समझेगा कैसे, ये सभी समस्याएं हमको आती हैं बाद में जब हम देखते हैं कि अंक आधारित जो मूल्यांकन होता है उसके आधार पर ये हम सभी चीज़ें देखते हैं। तो इन सब की यहाँ पर चर्चा की गई है कि कैसे प्रश्नों को हल करेगा बच्चा, तो इन सब को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आगे है हम बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे। बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे कि किस बच्चे को कितना जो है आना चाहिए और कितना वो नहीं सीख पाया है, इन सब का जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इस मॉड्यूल में। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, अब हम चर्चा के 2 बिंदुओं अधिगम स्तर में अंतर को कैसे पता करें तथा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे, इन 2 पर विचार करेंगे। पहले अंतर कैसे पता करना है, अभी हमने लर्निंग गैप के बारे में जाना कि क्या है लर्निंग गैप। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर इस मॉड्यूल में आगे दिया गया है कि कैसे हम इस अंतर को पता करेंगे कि कितना बच्चे को अभी ज्ञान देना जरूरी है। तो शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में क्या करना है, जो है जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तो कक्षा 3 से 8 तक के लिए है ये मॉड्यूल, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो जो है आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो आरंभिक परीक्षण कैसे करना है उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आधारभूत आकलन प्रपत्र बनेगा और जो है पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रखेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है आगे, यहाँ पर आरंभिक परीक्षण के पूर्व में क्या करना है, पहले पूर्व में ही जो है विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लेंगे। और कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, और जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होंगे, लिखने वाले होंगे। ठीक है, उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। आवश्यकतानुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, ये सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार से हमें ये करना है आरंभिक परीक्षण के पूर्व में। और यहाँ मूल्यांकन कैसे करना है, यहाँ पर अंक हम कैसे देंगे ये बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 3 अंक का होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक जो है 75 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। और प्रश्न पत्र की कुंजी भी पहले से ही तैयार कर लें। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देनी है कि 3 से 5 तक के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव होंगे। और जो है कक्षा 6 से 8 के लिए 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करना है यहाँ पर बताया गया है आरंभिक परीक्षण के दौरान हमें क्या करना है। तो इस दौरान हमें क्या करना है, बच्चे को जो है
व्यवस्था, बैठक व्यवस्था ठीक करनी है और उनके अंदर भय का माहौल ना पैदा होने दें, ये सब हम जानते ही हैं। और जो है बच्चे के पास यदि प्रश्न पत्र हो, एक कापी हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं आपके पास ऐसी सुविधा है तो आप सैमपट पर लिख सकते हैं प्रश्न पत्रों को, ये भी सुविधा दी गई है टीचर्स को। फिर आगे है आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह निर्धारण करना है। जब पेपर हो जाएगा, हम बच्चे से अभी जो हमने पेपर का मॉड्यूल देखा कि कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए 15 प्रश्न और 6 से 8 के बच्चों के लिए 25 प्रश्न अभी हमने देखा। तो ये जब हो जाएगा, पेपर जब हम ले लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, समूह बनाना है। तो समूह निर्धारण कैसे करना है उसको यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर जो है कि सभी को जो है 0, 1, 2 या 3 अंक ऐसे मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये देखते हैं। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हैं उसका अर्थ है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। तो यहाँ पर कुछ लर्निंग आउटकम को भी बच्चों को दर्शाया गया है। जैसे देखिए, वर्डों को पहचान पा रहा है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, तो यदि पढ़ रहा है तो हम 3 अंक देंगे। अच्छे से पढ़ रहा है जो है प्रवाहपूर्वक, तो हम उसे जो है 3 अंक देंगे। यदि प्रवाहपूर्वक नहीं पढ़ रहा है तो आप 2 या 1 अंक दे सकते हैं। यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आप 0 अंक देंगे। तो ये है मानक जो है अंक देने का, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों को अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गणित में 1 अंक की पहचान कर रहा है, यदि कर रहा है 1 अंक की गिनती की, तो जो है हम उसे 3 अंक देंगे। यदि नहीं कर पा रहा है, कुछ में भटक रहा है, जैसे 3 को बता लिया और 9 को नहीं बता पा रहा है, तो हम उसे 2 या 1 अंक देंगे। उस हिसाब से हम उसको निर्धारण करेंगे, ठीक है। आगे है, अब क्या होगा जब बच्चों को जो है अंक हम दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, 3 समूहों का निर्धारण करेंगे। प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों की बात हो रही है। तो समूह ए बनाएंगे। समूह ए में क्या करना है, आरंभिक परीक्षा में जो है जिन बच्चों ने 21 से 45 के बीच अंक प्राप्त किए हैं उन्हें समूह ए में रखा जाएगा, ठीक है। और समूह बी में क्या किया जाएगा, जिन बच्चों के अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त हुए हैं तो उन्हें जो है और यदि 16 से 20 के बीच अगर उन्हें अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें समूह बी में रखा जाएगा। तो और यदि ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, और फिर समूह सी में किसे रखा जाएगा, जिन विद्यार्थियों को 15 या उससे कम अंक प्राप्त होंगे उन्हें समूह सी में रखा जाएगा। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर की बात। 21 से 45 अंक वाले जो है ए में रखे जाएंगे और 16 से 20 वाले बी में रखे जाएंगे, 15 और उससे कम वाले सी में रखे जाएंगे। फिर आगे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 समूहों का निर्धारण करना है। तो समूह ए में इसमें जो है 35 से 75 के मध्य जो अंक पाएंगे उन्हें समूह ए में रखा जाएगा, और 26 से 34 के मध्य जो अंक पाएंगे उन्हें समूह बी में रखा जाएगा। और फिर जो है 25 या उससे कम अंक जो पाते हैं जो बच्चे, उन्हें हम समूह सी में रखे जाएंगे। फिर क्या करना है इन्हें, ये हो गया हमारा समूह निर्धारण। अब क्या करना है, हमने समूहों में बांट लिया, अब क्या करना है इन्हें देखते हैं। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे। 50 दिन का ये ध्यानाकर्षण शिविर होगा, जिसमें और सी तथा समूह बी के विद्यार्थी, जो समूह सी और बी में हैं, अभी हमने देखा सी और बी में किसको रखा जाएगा, इन विद्यार्थियों को जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यानी उनका अलग से शिक्षण होगा। जो 1 घंटे का ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा उसकी बात हो रही है, उसमें बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और जो सी वाले हैं उन्हें बी में लाने का प्रयास किया जाएगा धीरे धीरे। फिर वो जब समूह बी में आ जाएंगे तो फिर उन्हें ए में लाने का प्रयास किया जाएगा, और जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। यदि वर्डों को नहीं पहचान पा रहा है तो इस तरह से हम उससे शिक्षण कार्य करेंगे अलग से। आगे है, आगे कह रहे हैं, उक्त परिणामों के आधार पर सभी प्रकार की एक अन्य सूची भी बनाएं, जिसमें प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाएं। सूची का मॉड्यूल यहाँ पे दिया गया है, सूची का प्रारूप देखिए। 19 मई को है यहाँ पर दिया गया, वर्डों को पहचान रहा है। 19 मई को बिना मात्रा वाले शब्दों को पहचान रहा है राजेश, और फिर जो है 1 अंकों की पहचान कर पा रहा है 19 मई को, ऐसे जो है दिया गया है। इसमें टिक करना है और डेट लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ सभी बच्चों की एक ऐसी भी सूची बनानी है। आगे है, इस सूची में क्या करना है, प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक प्राप्त किए हैं सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित करना है, ठीक है। इसमें जो है सही का निशान आप तभी लगाएंगे जब बच्चा पूरी तरह से सीख जाए, यानी 3 अंक प्राप्त कर ले। अर्थात यदि जो है वो शब्दों को प्रवाहपूर्वक पढ़ पा रहा है तो ही आप उसे 3 अंक देंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा। तो वो 3 अंक जब वो प्राप्त कर लेगा तभी इसमें टिक किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है कि यह तालिका हमें बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है। बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके, ये सब हमें मदद करेगा। और आगे है, बाद में शिक्षण के दौरान लगभग 50 दिन कार्य योजना के पश्चात जब आप पुनः अधिगम स्तर की जांच करेंगे तब इसी सूची में प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक प्राप्त कर लिया है सही का निशान लगाते हुए पुनः उस माह व वर्ष को लिख लेंगे, ठीक है।
तो सही का निशान लगाना है इसमें। अब यहाँ पर दिया गया है ध्यान आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर क्या है, इसकी अवधारणा को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्र के आरंभ में चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित करने का अभी तरीका हमने ऊपर देखा। चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस यानी लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाएगा। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, 50 दिनों का ये कार्यक्रम होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य अवश्य किया जाएगा इसमें ध्यानाकर्षण शिविर में। फिर आगे है शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान क्या करना है, हमें सतत और व्यापक आकलन करते रहना है बच्चों का कि बच्चे ने जो सीखा है वो उस पर जो है अस्थायी रूप से बना हुआ है या उसे भूल तो नहीं रहा है। ये सब हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम सतत और व्यापक आकलन करते रहेंगे कक्षा शिक्षण के दौरान। इस बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि शैक्षिक सत्र के दौरान क्या करना है। सामान्य शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें क्या करना है, तो उसमें सीखने के लिए आकलन या रचनात्मक आकलन भी हम इसे कहते हैं। सतत और व्यापक आकलन करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया भाग 1 और भाग 2 का सारांश। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे भाग 3 और भाग 4 का सारांश। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।